जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपने देखा भी, दो से तीन दिन हमारी क्लास नहीं लगी भी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से। ठीक है, हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए भी, इसके लिए सॉरी भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा डे है वो स्पेशल डे है, क्योंकि हमारे जो राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है आज हमारे, और उद्घाटनकर्ता कौन है भी? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है भी? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हिंदू समाज के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि वो दी है इन्होंने, तो इसके लिए भी इनके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद के पात्र हैं भी। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के अंदर मैंने आपको पार्ट 1 करवाया। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 1 से 4 आर्टिकल करवाए भी। ठीक है, पार्ट 1 के बाद मैंने पार्ट 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक लेक्चर ले भी रखा है भी। ठीक है, तो आप अच्छे से एक रिवाइज को करो उसको, और अच्छे कंसंट्रेशन से उसको पढ़ो। ठीक है, और जो भी मैंने कोई भी चैप्टर करवाया है उसको एक बार आप रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन की वजह से ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखोगे भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अब रिवीजन नहीं किया तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आपके दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, आपकी एसएससी की जीडी का एग्ज़ाम है, और आपके एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीपीओ का भी एग्ज़ाम होगा, फिर सीजीएल का भी होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी हम कराएं ना उसको आप एक रिवीजन के तरीके से आप एक उसको किया। जैसे आपने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद एक बार क्लास को देखो भाई दोबारा। ठीक है, और दोबारा एक बार देखने के बाद जहाँ भी डाउट हो आप डाउट सेक्शन में ज़रूर बताना भी, सर इस चीज़ में डाउट है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो आज का जो हमारा पॉलिटी सेशन चला हुआ है, पॉलिटी के अंदर मैंने एक लेक्चर ले रखा था भाई सिटीजनशिप का। ठीक है, सिटीजनशिप में मैंने बताई जो हमारा जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कौन से पार्ट के अंदर आती है? वो पार्ट नंबर 2 के अंदर आती है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर। और जो कई बार क्या क्या होता है, जैसे एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, कई बार आर्टिकल पूछ लेता है। जैसे आर्टिकल पूछ लेता है, जैसे हमारे जो सिटीजनशिप है कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं और किसके बीच में आते हैं। जैसे हमारे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे ऑप्शन ऐसे आते हैं, जैसे 5 से 11, एक होता है 12 से 35। ठीक है, और ये होता है 36 से 51, और ये आ गया 52 से 124। जैसे ये कई बार ये ऑप्शन आ जाते हैं हमें। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट याद रखना है भी, जो हमारा सिटीजनशिप है वो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता है वो किस आर्टिकल के अंदर आते हैं भी? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, और पार्ट पूछे तो कौन से पार्ट के अंदर भी आता है? पार्ट नंबर 2 के अंदर आता है भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है भी। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर लिया भी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने सिटीजनशिप करवाई, तो सिटीजनशिप में जैसे हमने आर्टिकल नंबर जैसे 5 से 11, जैसे 5 में क्या होता, जैसे जन्म के आधार पर नागरिकता देना। ठीक है, 5 में क्या बोला कि जन्म के आधार पर नागरिकता देना। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल नंबर 6 जैसे पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, यानी पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए। ठीक है, जो भी व्यक्ति आए उनको नागरिकता इंडिया ने दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 के अंदर। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से जो बैकडेट के अंदर जो भी अगर कोई भी पाकिस्तान जाना चाहता है, कोई इंडिया आना चाहता है, तो सरकार ने उसमें खुल कर रखी थी भी। ठीक है, जो अंतरिम सरकार बनी थी जो 1947 से लेकर 1950 तक, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा जो ब्यौरा था सिटीजनशिप का उन्होंने तैयार कर रखा था, और वही सिटीजनशिप ब्यौरा वो अब तक स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं की, जो पहले किया था ना उसके भी आप पे ही हमारा संविधान चला हुआ है भी। ठीक है, तो देखो जैसे हमने क्या किया, उसके बाद हमारा जो आर्टिकल नंबर आता है 7। ठीक है, 6 क्या होगा, जब पाकिस्तान से इंडिया जाना चाहते हैं। ठीक है, और 7 में क्या होगा, जब पाकिस्तान से यानी इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ठीक है, उसको नागरिकता देना। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल नंबर क्या होता है, आर्टिकल नंबर हो भाई 8। ठीक है, जैसे विदेश में रहते हैं ना, जैसे विदेश में रहने वाले को नागरिकता देना। ठीक है, अगर कोई भी है अगर कोई भी विदेश में रहता है, तो उन्होंने विदेश में अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया रहते रहते, और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो इंडिया की नागरिकता वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी भी। ठीक है, तो 9 में क्या होता है, उसमें देखो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, मैंने 7 8 आर्टिकल तक बताया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 9। ठीक है, और अच्छे तरीके से करेंगे भी, और अच्छी कंसंट्रेशन, अच्छी आपने धैर्य बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ना है भी। ठीक है, देखो
जैसे आर्टिकल नंबर हमारा 8 तक हो गया था, आज आर्टिकल होगा हमारा 9। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9। आज का जो हमारा जो क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी की भी। ठीक है, पॉलिटी की भी रहेगी। ठीक है, पॉलिटी की रहेगी, और पॉलिटी के अंदर जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे भाई? नागरिकता। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? नागरिकता बोलेंगे। देखो, ये हमारा जो चैप्टर रहेगा सिटीजनशिप, और ये हमारा जो पार्ट के अंदर, कौन से पार्ट के अंदर आता है? ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा भी? पार्ट नंबर कौन सा भी? 2 के अंदर आता है। ठीक है, और 2 के अंदर आता है तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल कितना है भी? आर्टिकल कितने तक? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, 5 से लेके 11 तक हमने क्या करना है? डिफाइन करने आर्टिकल। ठीक है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, हमने 8 तक बता दिया। 9 में क्या होता है, 8 में क्या था? देखो एक बार 8 को फिर बता देता हूँ। जैसे हमने कोई भी विदेश में हमने अगर हमसे लगा लो भी, ठीक है, जैसे हम विदेश में गए। ठीक है, विदेश में क्या हुआ, हमारे वहाँ पे हमने रहते रहते क्या हो गया, 6 से 7 साल हो गए। ठीक है, हम 18 प्लस से कोई भी वीज़ा लगा सकते हैं, जैसे 18 प्लस स्टडी वीज़ा लगा सकते हैं। तो हम किसी भी विदेश में गए, तो विदेश में जाने के बाद क्या होता है, जैसे हमने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। अगर आपने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली, चाहे आपकी वहाँ पे शर्त क्या है कि अगर आपके माता पिता इंडिया के नागरिक हैं और बच्चा वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है ना, तब इंडिया की नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है भाई, क्या नहीं मिलती? इंडिया की नागरिकता नहीं मिलती, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं रहता वो। ठीक है, तो देखो आर्टिकल नंबर 9 में है, आर्टिकल नंबर 9 में क्या है, अगर इंडिया से कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर इंडिया से अलग कोई भी विदेश के अंदर रहता है, कोई भी स्टडी वीज़ा के लिए गया है, किसी भी पर्पज़ के लिए गया है, जैसे उन्होंने 7 साल हो गए। ठीक है, 7 साल हो गए इंडिया से गए हुए। ठीक है, कंटिन्यू 7 साल बाहर ही रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो सिटीजनशिप, जो नागरिकता हमने देता है, वो कौन सा मंत्रालय देता है? वो गृह मंत्रालय देता है। ठीक है, होम मिनिस्टर देता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो गृह मंत्रालय नागरिकता देता है भी, भारत की नागरिकता, एक क्वेश्चन आएगा भी एसएससी के अंदर, जो हमारी जो नागरिकता है कौन सा मंत्रालय देता है भी? वो देता है, हमने गृह मंत्रालय देता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना भी। उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे गृह मंत्रालय देता है, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी कैंडिडेट है, अगर इंडिया से बाहर रहता है, कंटिन्यू 7 साल से वो इंडिया से बाहर ही रहता है, तो गृह मंत्रालय क्या करेगा, उसकी जो इंडिया की जो नागरिकता है ना, वहाँ से हटा देगा, उसको वहाँ से नेगलेक्ट कर देगा, तो उसको विदेश की नागरिकता मिल जाएगी। तो आपके इस बिहाफ पे एक आपने मैटर सुना होगा, जैसे अक्षय कुमार का। ठीक है, अक्षय कुमार का आपने मैटर सुना था भी। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहाँ की भी, यहाँ की इंडिया की भी नागरिकता थी उसके उस पर, और वहाँ पे कनाडा की भी नागरिकता थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उसका जो रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने क्या हुआ, वहाँ की जो सिटीजनशिप थी ना, कनाडा की सिटीजनशिप वहाँ पे नेगेटिव कर दी गई, और उसने क्या किया, हमारी भारत की नागरिकता अपना ली गई। ठीक है, तो उसमें सारे क्वेश्चन डाउट, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करूँगा भी, आप एक बार देख लो। ठीक है, 5 से 11 तक मैंने 9 नंबर भी बता दिया। ठीक है, एक बार 10 नंबर में होता है, जैसे 10 नंबर में भी और बता, 9 नंबर में एक बार क्या दोबारा फिर बता देता हूँ मैं। जैसे आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी जो इंडिया की जो नागरिकता है वो डिस्क्वालीफाई की हो जाएगी। ठीक है, यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारी 10, देखो नागरिकता क्या होता है, 10 आर्टिकल नंबर 10 में नागरिकता, सिटीजनशिप में क्या होता है, हमारी जो नागरिकता है तब तक बनी रहेगी जब तक कोई अनर्थ कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे अनर्थ कार्य का मतलब मीनिंग यही होता है, जैसे देखो आर्टिकल नंबर 10 है, आर्टिकल नंबर 10 में है, जब तक कोई नागरिक अनर्थ का कार्य न करे, अनर्थ कार्य न करे का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने क्या हुआ, हमारा जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हम हैं तो किस चीज़ के, किसके,
वहाँ पे इंडिया की नागरिकता। लेकिन हमने क्या किया, जो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो यहाँ पे जो इंडियन नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पागल घोषित कर दिया जाएगा और आप क्या हो गए, भारतीय नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और हमारे जो 10-11 नंबर में क्या था, आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 11 में क्या होता है, हमारी जो संसद जो कानून बनाएगी, वो कौन से कानून बनाएगी। ठीक है, संसद हमारी कानून बनाएगी, और जो हमारी जो सिटीजनशिप का जो भी ब्यौरा तैयार करेगा, वो कौन सा मंत्रालय करेगा भाई, वो करेगा हमारा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय, ये चीज़ याद रखना भी, गृह मंत्रालय करेगा। ठीक है, जो हमारा जो सिटीजनशिप का जो चिट्ठी ब्यौरा जितने भी तैयार करता है, वो कौन सा तैयार करता है, वो गृह मंत्रालय तैयार करता है। आर्टिकल नंबर 10 के अंदर यही क्वेश्चन छपता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने याद रखना है अभी डायरेक्ट। ठीक है, इस चीज़ में एक बार डायरेक्ट मैं यही चीज़ बताना चाहता था। ठीक है, एक क्वेश्चन यही एसएससी के अंदर छपा हुआ है 2018 के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर, सीजीएल प्री के अंदर। ठीक है, यही पूछ रखा था, जो आर्टिकल नंबर 11 है उसमें कौन सा मंत्रालय नागरिकता देता है, भारत की नागरिकता कौन सा देता है भी, वो गृह मंत्रालय देता है नागरिकता भारत की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना भी। उसके बाद देखो क्या क्या है, जो इंडिया के अंदर क्या क्या है चीज़ हुई है। देखो, हमारा जो नागरिकता अधिनियम कब आया, ये सारी चीज़ अब आज से स्टार्ट करेंगे भी। ठीक है, ये मैंने पहले करवा दिया अभी आपको जो फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, अब देखो जो पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये पूछ लेता है, जैसे जो भारत नागरिकता अधिनियम आया था, जैसे भारत नागरिकता अधिनियम, भारत नागरिकता अधिनियम कब आया था अभी बताओ, सभी को पता है अभी बताओ कब आया था। भारत नागरिकता अधिनियम आया था अभी, कब आया था, 1955 के अंदर। ठीक है, 1955 के अंदर भारत नागरिकता अधिनियम आया था। ये तो था भारत नागरिकता अधिनियम। ये पूछ लेते हैं कई बार, एक अधिनियम के बाद कोई भी चीज़ हम लागू करते हैं, कोई भी संविधान के अंदर, संसद के अंदर, यानी हमारे स्टेट के अंदर, वहाँ पे क्या कोई भी कानून लगाते हैं ना हम, उसमें कुछ अमेंडमेंट होना जरूरी है भी, कुछ सुधार होना जरूरी है। तो ये बताओ, जो हमारा जो भारत नागरिकता अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ, 1955 के अंदर। 1955 के अंदर भी कुछ कमी आई होगी, कुछ कमी को सुधारने के लिए एक अमेंडमेंट तैयार किया, अमेंडमेंट आया, वो कब आया था, 1986 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भी डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे भारत नागरिकता अधिनियम, भारत नागरिकता अधिनियम क्या भाई, भारत नागरिकता अधिनियम सुधार पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन। ये बताओ भी, भारत नागरिकता अधिनियम सुधार जो अमेंडमेंट किया गया था सबसे पहले, कब किया गया था भी, जो भारत नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में लागू हुआ, लेकिन उस अधिनियम में कुछ कमी रह गई थी, उसको सुधारने के लिए वो कौन सा अमेंडमेंट आया था, 1986, सबसे पहले 1986 के बाद। ठीक है, 1986 के बाद, 1986 में सबसे पहले अमेंडमेंट स्टार्ट किया गया, सुधार आया भी 1986 में। उसके बाद 1986 के बाद आया 1992। ठीक है, 1992। उसके बाद 1992 के बाद वो आया 2003 के बाद। ठीक है, 2003 में क्या हुआ, फिर क्या हुआ 2005 के अंदर, और 2015 के अंदर, कब भाई, 2015 के अंदर, और फिर कब आया भाई, 1900 यानी 2019 को। ठीक है, ये आपको बताऊंगा भाई मैं 2019 को, एनआरसी था भाई ये। ठीक है, एनआरसी, इसकी एक बार पूरी क्लास बनाऊंगा मैं, एक बार आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले कब हुआ था, 1986, उसके बाद 1992, फिर 2003, उसके बाद 2005 और 2015, और 2019 को एनआरसी लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी।
आगे ये चीज़ थी भी, ठीक है। 1986 में सबसे पहला अमेंडमेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा भी, आप अच्छी तरीके से करो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे छपेगा ये बोलेगा, जैसे भारत नागरिकता अधिनियम सुधार सबसे पहले कब लागू किया गया था, 1986 में, ठीक है, 1986 में। और इसके बाद अब देखो जो हमारे जो भारत की नागरिकता मिलती है वो कितने आधार पर कितने पार्ट, कितने कैसे मिलती है भी, कितने पार्ट किए गए हैं, उसके 5 पार्ट किए गए हैं। जैसे देखो 5 पार्ट कौन कौन से हैं, देखो जैसे पहले क्या है कि पहला जो हमारा है वो क्या होगा, बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है भी, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। हमारी जो सेकंड है वो हमारे वो डिसेंट वंश के आधार पर, ठीक है भी, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है भी। उसके बाद देखो जो हमारी जो थर्ड है, जो थर्ड पार्ट है वो हमारे वंश जन्म के पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, फिर हमारा पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, यानी पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है भाई, पंजीकरण के आधार पर। उसके बाद हमारी जो चौथी नागरिकता मिलती है जो इंडिया की, वो कैसे मिलती है, वो हमें देशीकरण के आधार पर, ठीक है भाई, देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। उसके बाद जो हमारे जो फिफ्थ होती है जो इंडिया की जो नागरिकता मिलती है वो कैसे, वो भूमि अर्जित क्षेत्र, ठीक है, भूमि अर्जित क्षेत्र, ठीक है भाई, भूमि अर्जित क्षेत्र कैसे, सारी चीज़ मैं बताऊंगा भी आपको कैसे कैसे, देखो, ठीक है। जन्म के आधार पर देखो, जैसे जन्म के आधार पर क्या कैसे, जैसे कोई भी एक पाकिस्तान का कोई भी लड़का या कोई भी चाइनीज़ कोई भी लड़का अगर यहाँ पे घूमने के लिए आया, कोई भी स्टडी वीज़ा बनवा के लेके आया, ठीक है, स्टडी वीज़ा बनवा के लेके आया, तो स्टडी वीज़ा बनवाने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे देखो यहाँ पे 6 महीने के लिए कोई भी घूमने आया, तो घूमने के लिए जैसे कश्मीर में घूमने आया इंडिया यानी पाकिस्तान का कोई भी कैंडिडेट, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से शादी की, पाकिस्तान लड़की से शादी की यानी इंडियन लड़की से शादी की, ठीक है। उसके बाद शादी होने के बाद क्या होता है, उसको लड़का हो जाता है, तो लड़के को जो हमें नागरिकता मिली वो किसकी मिली, वो पाकिस्तान की या इंडिया की, तो आप बोलोगे भी इंडिया की। तो हमें इंडिया की जो नागरिकता थी वो कैसे थी, वो जन्म के आधार पर थी, ठीक है, जन्म के आधार पर। तो हमने क्या किया, वो धीरे धीरे जो हमारे जो देशद्रोह कानून वगैरह सारी चीज़ बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, 1955 में जो अमेंडमेंट्स जो अधिनियम लागू हुआ था 1955 में, उसको सुधार करने के लिए 1986 में ठीक 31 साल बाद, तो सरकार जागी भी 31 साल बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई भी आता विदेश से और इंडिया की नागरिकता ले लेता, जैसे कहीं पे शादी की वहीं पे नागरिकता ले लेता और आप आतंकवाद को पना देता भी यहाँ पे कोई भी आता। तो हमने क्या किया, जन्म के आधार पर यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, 1986 में सुधार किया गया। और 2003 के अंदर हमने क्या किया, वैलिड सिटीजनशिप वैलिड की गई। क्या किया, अगर कोई भी अगर जिसका माँ और बाप अगर इंडिया के हैं, उसका अगर बच्चा होता है, क्या होता है, उनमें से माँ या बाप में से एक इंडियन होना चाहिए भी, ठीक है। और उसकी जो सिटीजनशिप है, उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। 2003 के अंदर जो हमें अमेंडमेंट कर सुधार किया गया, 2003 के अंदर सुधार किया गया। उसके बाद 2005 के अंदर, फिर 2015 के अंदर, 2019 में एनआरसी कानून आया था। वो सारी चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, धीरे धीरे। तो उसके बाद देखो, एक डिसेंट वंश के आधार पर, एक होता है डिसेंट वंश के आधार पर, जैसे हमने सभी को मिली हुई है, जैसे हमारे माता पिता ने किसे, हमारे दादा दादी से मिली हुई है, ठीक है। तो हमने क्या मिला, जन्म के आधार पर मिली हुई है, ठीक है, सारी जो एक जन्म के आधार पर, जैसे 1992 का जो केस बताऊंगा मैं आपको वंश के आधार पर। जैसे वंश के आधार पर जो हमने जो नागरिकता मिलती है वो पहले यानी हमारे बाप के आधार पर मिलती है, यानी आपके फादर के आधार पर, ठीक है, यानी फादर, ठीक है, फादर के आधार पर मिलती है, वंश के आधार पर। लेकिन 1992 के अंदर क्या हुआ, 1992 के अंदर महिलाओं ने क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो हमारे जो डिसेंट है वंश के आधार पर है, क्यों भी बाप की वजह से क्यों मिलती है हमें नागरिकता, माँ के आधार पर मिलनी चाहिए। ये एक क्या हुआ, एक केस बताऊंगा मैं आपको। एक सानिया, हमारी जो टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा ने क्या किया अभी, एक शोएब मलिक है पाकिस्तान का क्रिकेटर, उससे शादी कर ली भी, ठीक है। शादी करने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ की जो नागरिकता है, एक चीज़ मैं बता दूँ भी, जो सानिया मिर्ज़ा ने ना अभी तक इंडिया यानी पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की, क्योंकि वो अभी तक वो इंडियन ही है, ठीक है। तो देखो,
तो 1992 के अंदर अमेंडमेंट आया, तो महिलाओं ने अमेंडमेंट किया गया, याचिका दायर की किसमें, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि जो हमारी जो डिसेंट है, वंश के आधार पर जो नागरिकता मिलती है वो फादर पे मिलती है, क्योंकि माँ पे क्यों नहीं मिलती। तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने भी माइंड किया भी इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फादर और मदर दोनों को क्या हुआ, वैलिड नागरिकता देने लग गए। तो उसमें क्या हुआ, जैसे एक सानिया मिर्ज़ा का मैं बता रहा था आपको, जैसे सानिया मिर्ज़ा क्या है कि शोएब मलिक से शादी कर ली, ठीक है। अब क्या हुआ, उनका तलाक भी हो रखा है, ठीक है। तो उनको एक लड़का हो रखा है, उसका नाम फरहान वगैरह है, कुछ है ऐसा ही। तो उस पर डिपेंड है, वो तब 18 साल का होगा ना, तब वो पाकिस्तान की ग्रहण करेगा या इंडिया की ग्रहण करेगा, वो उस पर डिपेंड है। तो हमने क्या किया, जो हमने क्या किया, फादर के ब्याह पे नहीं, उसकी माँ के आधार पर भी नागरिकता इंडिया दे सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक पंजीकरण के द्वारा आपने देखा होगा, पंजीकरण के द्वारा जैसे बाई रजिस्ट्रेशन कोई भी फॉर्म भरने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कला होनी चाहिए, ठीक है, कोई साइंटिस्ट होना चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता मिलती है। जैसे आपने एक पाकिस्तानी, उसका नाम था यार, माइंड से निकल गया, उसका नाम था, एक बार बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे पंजीकरण के आधार पर, जैसे उसने क्या किया, पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलती है, जैसे कोई भी किसी भी विदेशी को कला का ज्ञान हो, वो साइंटिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो 10 साल से लगातार कंटिन्यू इंडिया के अंदर रह रहा हो, और कोई भी देशद्रोह का कानून वगैरह कुछ भी उस पर याचिका दायर न हो, ठीक है। तो उसको क्या मिलती है, भारत की नागरिकता मिलती है बाई फॉर्म के द्वारा, ठीक है। अगर वो क्या करता है, सब इंडियन लड़की से शादी कर लेता है, और ठीक है, इंडियन लड़की से भी शादी कर लेता है, और एक अच्छा व्यवहार होता है, वो लगातार कंटिन्यू 7 साल या 10 साल हो गए हों, ठीक है, इंडिया के अंदर, तो उसको भी बाई रजिस्ट्रेशन से आधार पर नागरिकता मिलती है। देशीकरण क्या होता है, देशीकरण होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देशीकरण जो हमारी जो 22 भाषा है ना, 22 भाषा के अंदर क्या होता है, एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, एक भाषा का कम से कम ज्ञान होना चाहिए, और वो क्या हुआ, कंटिन्यू इंडिया के अंदर 7 साल कंटिन्यू इंडिया के अंदर रह रहा हो, ठीक है, रहना चाहिए, इसको अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद देशीकरण से हमें क्या इसकी नागरिकता मिलेगी। उसके बाद भूमि अर्जी क्षेत्र है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम क्या होगा, 16 मई 1975 के अंदर क्या हुआ, हमने क्या किया, सिक्किम को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जिसका जो भूमि अर्जी क्षेत्र थे, जो वहाँ के जो जनजाति थी, वहाँ के जो निवासी थे, उसको क्या कर दिया गया, इंडिया में काउंट कर दिया गया, तो उसको क्या मिल गया, भारत की नागरिकता मिल गई। ये चीज़ थी भारतीय सिटीजनशिप में, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो आपने क्या करना है, ये तो थे हमारी इंडिया की जो नागरिकता है वो हम ले सकते हैं, और इसको इंडिया को हम ये तो क्या होती है, इंडिया की नागरिकता हम ले सकते हैं, और यहाँ से इंडिया नागरिकता त्याग कितने में कर सकते हैं, जो इंडिया की जो नागरिकता है, देखो ये तो हमारी इंडिया की जो नागरिकता है वो मिल सकती है 5 बेस पे मिल सकती है। उसके बाद जो हमारी जो तीन प्रकार से हम नागरिकता छोड़ सकते हैं भी, ठीक है, छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं, या हमें हमारी जो नागरिकता छीन भी सकती है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 प्रकार से नागरिकता छीन सकती है भी, ठीक है, छीन सकती है। कौन कौन से भी देखो छीन सकती है। सबसे पहले त्याग, उसके बाद 2 नंबर हमारी बर्खास्त, उसके बाद हमारी 3 नंबर है वंचित, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार की जो नागरिकता है वो हमें छीन सकती है। त्याग के द्वारा कैसे, जैसे त्याग करने, बर्खास्त के द्वारा, वंचित के द्वारा हमें जो नागरिकता क्या है, 3 प्रकार की नागरिकता से हमें छीन सकती है, ठीक है। जो त्यागना क्या होता है, जैसे हमने किसी भी नागरिकता को त्यागते हैं, जैसे हमने क्या किया, विदेशी की नागरिकता ग्रहण कर ली, तब अपने आप ही क्या होती है, इंडिया की नागरिकता क्या होगी, वो आपसे
हट जाएगी। आप भारतीय नागरिक नहीं रहोगे, आप विदेशी नागरिक रहोगे, ठीक है। और बर्खास्त क्या होती है, कोई भी अगर आपने कोई भी अनर्थ कार्य कर दिया, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ है, तो अब आप क्या कह रहे हो बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये लगा रहे हो, तो आपकी बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है, नागरिकता। बर्खास्त करने के बाद एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपको बर्खास्त कर दिया गया, तो ये चीज़ बताओ, अगर आपको बर्खास्त कर दिया गया यानी आपकी जो भारत की नागरिकता छीन ली गई, ठीक है। छीनने के बाद ये बताओ, अगर आपकी जो नागरिकता बर्खास्त कर दी गई, तो आप इंडिया के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे? तो आप रहोगे। इस चीज़ में आपने याद रखना है भी, आप वहीं पे रहोगे, लेकिन आपके जो आधार हैं, जैसे आपके अधिकार हैं, वो आपसे छीन लिए जाएंगे। उसमें छीन ले कौन कौन से अधिकार छीने जाएंगे? एक तो वोट डालने का अधिकार, ठीक है, वोट डालने का, एक चुनाव में भाग लेने का अधिकार, ठीक है, चुनाव में, और इसके बाद वोट डालने का चुनाव में। और आप कोई भी एक बड़े पद पे, आप वहाँ पे बड़े पद के लिए आप फॉर्म वगैरह नहीं डाल सकते। जैसे देखो जैसे हमारे जो पीएम, कैग, जैसे हमारे राष्ट्रपति, कोई भी बड़े पद हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे वंचित से यही थी, वंचित में भी वोट डालने से चुनाव में, और पीएम, कैग वगैरह कुछ भी राष्ट्रपति आप बन नहीं सकते। तो ये चीज़ थी हमारी छीनने की। और हमारी जो ये बताओ, हमारी जो सिटीजन नागरिकता है, हमारे जो रखाव है, ये हमारे जो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, हमारे इसमें क्या क्या है, इसमें हमारी नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, और यहाँ से 3 प्रकार से छीन सकती है या छोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी भी सिटीजनशिप के अंदर। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो आपको आज जोड़ से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ भी, मैं आपको एक अच्छी तरीके से भी आपने कंटिन्यू पढ़ना है भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, आज के लिए भी यही था, ठीक है भाई। और तो नेक्स्ट हमारा रहेगा पार्ट नंबर 3, उसमें फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। उसमें फंडामेंटल राइट्स हमें क्या क्या अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट डे बताएंगे भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे भी, ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।